हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो अपन टॉपिक डिस्कशन में लेने वाले वो है पीयर रिव्यू। ठीक है, रिविजनरी वीडियो है। मैंने आप अगर किसी भी ऑथर की बुक रेफर कर रहे हैं तो इससे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मैं डिस्कस करने वाली वो है पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो होता क्या है कि इसमें जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है यानी जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो बरोबर कर रहे हैं कि नहीं वो चेक करने के लिए जो पीयर रिव्यूअर है वो आता है। ठीक है, तो पीयर रिव्यूअर सी एंड प्रैक्टिस को चेक करता है, उसके काम को चेक करता है। तो ऑब्वियसली इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो डेफिशिएंसीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक करना नहीं होगा। एज ए ऑडिटर आप मैनेजमेंट की डेफिशिएंसीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में की वो चेक करते हो, पर यहाँ पे एज ए रिव्यूअर आप जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यानी उसको अपन नाम देते हैं प्रैक्टिसिंग यूनिट, उनकी जो काम के अंदर उन्होंने क्वालिटेटिव काम नहीं किया है तो आप वो मेजर्स चेक करोगे कि उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स जो है वो पूरी तरह कंप्लाई किए कि नहीं, सारे स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किए कि नहीं, टेक्निकल एथिकल स्टैंडर्ड्स उन्होंने कंप्लाई किए कि नहीं किए। मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ कि टेक्निकल एथिकल स्टैंडर्ड्स जो इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था मई 13 में 4 मार्क का। अगर ऐसा आ जाए पर्टिकुलर कि आप एक टिप्पणी दो, शॉर्ट नोट दो इसके ऊपर टेक्निकल एथिकल स्टैंडर्ड के ऊपर, तो वहां पे अपने को मैं एक मेमोरी ट्रिक दे देती हूँ। सारा एस मतलब पहला तो स्टेटमेंट देखो, दूसरा है स्टैंडर्ड देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी रिव्यू देखो, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल देखो, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग देखो, स्टेट्यूट कंप्लायंसेस लॉस रेगुलेशंस गाइडेंस नोट कंप्लाई की कि नहीं कि ऑडिटर ने, ये सब देखो। तो यही सब लिखा हुआ है इसके अंदर, किसके अंदर, टेक्निकल एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की जब बात बोलिए तब। ठीक है, उसके ऊपर जब टिप्पणी करिए। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन ने अभी ऑब्जेक्टिव देखा था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था, डेफिशिएंसी चेक करना नहीं था, क्वालिटी कंट्रोल जो ऑडिटर है वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, तो वो सब चेक करना था। उसके अलावा अपन देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया है कि नहीं किया है, वो भी देख लेना। अब अपन स्कोप देखते हैं, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू में क्या क्या आता है। तो अगर आप एज ए रिव्यूअर काम कर रहे हो तो आप सब कुछ चेक करो कि वो जो ऑडिटर है वो आर्टिकल्स को स्टाइपेंड कितना दे रहा है, कैसा रख रहा है, ट्रेनिंग्स प्रॉपर दे रहा है कि नहीं, इनफैक्ट ये भी चेक करो उसने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया कि नहीं, नंबर ऑफ ऑडिट्स उसने लिमिट में लिया है कि नहीं लिया है, क्वालिटी कंट्रोल मेजर तो चेक करनी ही है कि सारे क्वालिटी सर्विसेज जो अपने 220 में बताइए उस अकॉर्डिंग सारे क्वालिटी मेजर्स उसने कंप्लाई किए कि नहीं किए, और साथ में कंप्लायंसेस जो है टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स के वो किए कि नहीं किए, प्रोसीजर्स उसने क्या लगाए हैं एश्योरेंस सर्विसेज के लिए, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स जो है आर्टिकल असिस्टेंट्स के एम्प्लॉयज की क्या क्या रखी है क्या है, तो ये सारी चीजें स्कोप में आ जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर पीयर रिव्यू नहीं हो सकता है। एज एन ऑडिटर आप बहुत सारी सर्विसेज देते हो, एक तो आप स्टेचुटरी ऑडिटर बन जाते हो, आप ओपिनियन देते हो, रिपोर्टिंग करते हो। ठीक है, एक हम क्या करते हैं जैसे कि इसका भी मैंने एक मेमोरी ट्रिक यूज किया है, एम फॉर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज, आपको दिख भी नहीं रहा है ना इधर पे, MD ETC, MDETC। वैसे तो ऐसा कुछ ही नहीं है, इस मेमोरी ट्रिक का जरूरत भी नहीं है। M फॉर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज, D फॉर ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज। अगर आपने ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज दी है तो कोई जरूरी नहीं है कि पेयर रिव्यू उसका हो। ठीक है, वो स्कोप में नहीं आता है पेयर रिव्यू के। फिर आ जाता है ई से मैंने लिया है इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन, टेस्टिफाइंग एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह। टी से आ जाता है टैक्स रिटर्न्स वगैरह आपने फाइल किए या फिर आपने रिप्रेजेंटेटिव बन के किसी अथॉरिटी के सामने आए हैं किसी क्लाइंट के। ठीक है, या फिर सी से कंपाइलेशन किया है या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तो भी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कि आप क्या करो पीयर रिव्यू करवाया, पीयर रिव्यू इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता, ये इसके एरिया से एक्सक्लूड है। ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, नवंबर 17 और मई 14 में 3 और 4 मार्क्स का। ठीक है, फिर आ जाता है इसके अंदर अपन देखते हैं हम, अच्छा ऐसा कौन पर्सन है जो कि पीयर रिव्यूअर बन सकता है। पीयर रिव्यूअर आपने कौन से भी नोट्स रेफर किए हो तो आप ये कर सकते हो। मेरे पास तो स्कैनर है पंकज गिल सर का, तो मैं उसमें से पढ़ा रही हूँ, मतलब पढ़ रही हूँ, और मैं पहले बोल रही हूँ रिविजनरी वीडियो। ठीक है, फिर आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पेयर रिव्यू के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो होगी तभी आप पेयर रिव्यूअर बन सकते हो। हमें एक तो COP होना चाहिए, एक तो ट्रेनिंग तो प्रॉपर हो एटलीस्ट अपनी, पहले तो ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए सारी। ठीक है, दूसरा अपने पास COP होना चाहिए, प्रैक्टिस में अपन है। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो जाने चाहिए, वेरी गुड। फिर उसके बाद में आपने डिक्लेरेशन साइन किया है कॉन्फिडेंशियलिटी का। ठीक है, आपने लेवल 1 वाली जो ऑडिट है वो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस 7 साल के, मतलब वैसी ऑडिट पे आपने
की है और 7 साल का एक्सपीरियंस है इस टाइप के ऑडिट्स के लिए, ठीक है। मिनिमम बोला है, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट बोला है एटलीस्ट 7 ईयर्स। should have conducted the audits of level 1 entities for at least 7 years to be eligible to conduct the peer review of level 1 entities, ठीक है। तो लेवल 1 एंटिटीज की अगर 7 साल के एक्सपीरियंस है ऑडिट करने की, तो आपको लेवल 1 एंटिटीज का पेयर रिव्यूअर बनाया जा सकता है। अभी कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं कि कौन सी लेवल 1 एंटिटीज है, तो अपन क्यों ध्यान रखे बैंक बैंक ये सब बात है उसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अंदर, अब अपन नॉर्मल प्रोसीजर्स पे चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी हो गया, अपन 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन जो ऑडिट में करते हैं वैसे ही रिव्यू में भी करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आप क्या अप्रोच लेने वाले हो, हम ऑडिट में क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, पहला काम ये करते हैं कि एंटिटी कैसी है वो देख लेते हो। तो यहाँ पे भी यही करो, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द असाइनमेंट, उस असाइनमेंट का अंडरस्टैंडिंग लो कि वो किस टाइप का असाइनमेंट, किस एंटिटी के लिए, कैसी प्रैक्टिकल यूनिट है। नंबर ऑफ ऑडिट्स भी आपको क्या करने पड़ेंगे, एजिटिंग करने पड़ेंगे ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स टू बी रिव्यूड बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ द रिप्लाईज गिवन इन द क्वेश्चनेयर। मतलब आप क्वेश्चनेयर भी ले सकते हो शुरुआत में, ये प्रायर हो रहा है, ठीक है। आपने अभी तक रिव्यू स्टार्ट नहीं किया, पहले अपन ये तो करते हैं, आप ऑडिट करने जाते हो तो क्या जाते हो, ऑडिट करना थोड़ी ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि किस एंटिटी का ऑडिट अपने पास आया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, उसका साइज कैसा है, नेचर कैसा है, ये सब चीज चेक करते हैं। तो वैसे ही आप इसमें भी देखो कि उस एंटिटी का साइज कैसा है, मतलब उस प्रैक्टिसिंग यूनिट का साइज कैसा है, वहाँ पे आपको वहाँ का एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग, साथ में आपको ये भी देखना है कि आपके पास कितना एंटिटीज का रिव्यू करने का अलाउड है, नंबर ऑफ एंटिटीज आपके पास कितने असाइनमेंट के लिए। ये सब होने के बाद फिर आप जाओगे ऑडिट करने, रिव्यू करने, तब आप नॉर्मल वहाँ की जो ऑडिट पॉलिसी प्रोसीजर्स उन्होंने अप्लाई किया है वो प्रॉपर है कि नहीं है, कंप्लाई उन्होंने सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह किए कि नहीं, वो सब देखना है नॉर्मली। और फाइनली आप रिव्यू ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब अपन क्या करते हैं 315 330 में टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, बस वो दोनों लगा दो। इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल कोई बोला तो नहीं, ऐसा बोला कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव चेकिंग, तो वो सब अपन नॉर्मली करते ही है। कंट्रोल्स चेक करने वहाँ के, सब्सटेंटिव डिटेलिंग में चेक करने, कहीं पे आपको डाउट रह जाता है तो ठीक है। तो जनरल प्रोसीजर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द असाइनमेंट, सिलेक्शन ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट, आपने जो सेलेक्ट किया है इतने सारे अंडरस्टैंडिंग लिया है, उसके बाद में आपने सेलेक्ट किया है एश्योरेंस असाइनमेंट, फिर आप वहाँ पे जाके देख रहे हो वहाँ की पॉलिसी प्रोसीजर्स प्रॉपर है कि नहीं, और आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, मतलब कि सब्सटेंटिव और एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाए, एविडेंस चेक करने हैं। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन ऑडिट में आएगा, हम एविडेंस चेक करने की सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, जो 500 के अंदर टेक्निक्स दे रखे हैं, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरीज, वो सब लिख लेना, बात खत्म। इसमें अगर इंडिपेंडेंस की बात करें कि प्रैक्टिसिंग यूनिट, हाँ हमारी रिलेटिव अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट है तो हम अगर वहाँ के रिव्यूअर बन के जाएंगे तो क्या हम अच्छे से ऑडिट रिव्यू कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम जो भी इंडिपेंडेंस के मेजर्स है वो सारे जो स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड ऐसे 200 में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बारे में जो अपने को क्लोज 4 के अंदर बताया हुआ है, पार्ट 2 के स्केड्यूल 2 के पार्ट 1 के क्लोज 4 में सब्सटेंटिव इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ क्या ऑडिट नहीं कर सकते। तो इस तरह के जितने भी मेजर्स इंडिपेंडेंस के, वो सारे रिव्यूअर को भी एप्लीकेबल है, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो ऐसी किसी भी एंटिटी का रिव्यू नहीं कर सकता है जिसमें कि उसका रिलेटिव है या फिर उसका रिलेटिव प्रैक्टिसिंग यूनिट है। Does the peer review have a policy to ensure the independence, objectivity, integrity on the part of the partners and staff? Who is responsible for this policy? यहाँ पे लिख रखा है, does the practicing unit communicate these policies and expected standards? इसमें एक लिखा हुआ है, as a chartered accountant, practicing chartered accountant is appointed to conduct the peer review. आपको peer review conduct करने के लिए अपॉइंट किया। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार एग्जाम में पूछा है, मई 12 में और मई 16 में। अनादर प्रैक्टिसिंग यूनिट का, ठीक है, ऑब्वियसली एक यहाँ पे पेयर मतलब क्या है, जो एक जैसी पोजीशन पे है। फिर आ जाता है व्हाट एरियाज, पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग बोलते हैं ना, एक जैसे टाइप के लोग हैं। व्हाट एरियाज शुड रिव्यू इन द असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, मतलब वो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है, ठीक है, आप एज ए रिव्यूअर का आपको ये चेक करना है कि वो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है, ठीक है, वो जहाँ जहाँ पे भी अपने ओपिनियन दे रही है या उसने जो भी स्टेचुटरी ऑडिट्स किया, जहाँ भी असाइनमेंट लिए हैं, वो इंडिपेंडेंस को कंप्लाई किया है कि नहीं की। तो अब ये देख लो कि उसने स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है कि नहीं, ऐसे 200 में जो डिक्लेरेशन देना था कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो सारा दिया है कि नहीं, उसने जो भी बोर्ड मीटिंग में जाके उनको डिक्लेरेशन देना था या फिर जो भी अपने कोड ऑफ एथिक्स के क्लोजेस थे वो सारे इंडिपेंडेंस के कंप्लाई किए कि नहीं किए, कि तो वो सारा आप चेक कर लोगे ये देखने के लिए कि उस प्रैक्टिसिंग यूनिट ने सारी की सारी वही ऑडिट्स ली है जो कि जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंस का असेसमेंट कैसे करोगे उस प्रैक्टिसिंग यूनिट का एज ए रिव्यूअर, वो बता रखा है इसके अंदर, सिंपल है। फाइनली अब इसमें कुछ बचा तो नहीं है, एक लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपोर्टिंग का है
क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ऐसा है, 4 तरह की तो रिपोर्ट होती है। पहली है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। अच्छा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वैसे देखो ये पूरा रिपोर्टिंग पूरा डिफरेंट रखा हो रहा है अपन जो हमेशा करते उससे। पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आपको जैसे ही असाइनमेंट खत्म होता है उसके बाद देनी है 15 दिन में। जो मैनेजमेंट है वो अगर डेफिशिएंसी होगी तो ही आप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दोगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं दोगे। आपने ये बता दिया, सॉरी, अब जो 15 दिन में मैनेजमेंट नहीं, जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो 15 दिन में आपको क्या देगी? रिप्लाई देगी, ठीक है, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं हम रिस्पॉन्स देगी 15 दिन में। फिर आप क्या करोगे? अगर आपको फिर भी डेफिशिएंसीज लगती है तो आप मॉडिफाइड रिपोर्ट दोगे। पर यहाँ पे मॉडिफाइड रिपोर्ट देने के बाद बात खत्म नहीं हो जाती है। यहाँ पे ऐसा है कि मॉडिफाइड रिपोर्ट आपने दे दिया, उसके बाद में फॉलो ऑन रिपोर्ट देना पड़ता है उस प्रैक्टिसिंग यूनिट को 1 साल में, कि हमने जो जो भी गलतियां थी वो सुधार दी। या फिर 6 महीने तक भी बोल सकते कि 6 महीने रिड्यूस कर सकते टाइम को, अगर पर उससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद में आपने मॉडिफाइड रिपोर्ट दी जिसका भी आपको फॉलो ऑन रिपोर्ट मिल गया 1 साल में, और फाइनली पीयर रिव्यू रिपोर्ट दी, ऑन साइड रिपोर्ट कहते हैं जो फाइनल रिपोर्ट है, ठीक है। तो रिपोर्ट किस तरह की थी? 4 तरह की रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट रिपोर्ट कौन सी थी? अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, अगर डिफिशियंसी है तो। सेकंड रिपोर्ट, अगर 15 दिन में जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है, अगर नहीं 15 दिन में वो जो डिफिशियंसी थी उसके ऊपर 15 दिन में रिप्लाई देगी, कौन? प्रैक्टिसिंग यूनिट। फिर अपन ने देखी थी कौन सी रिपोर्ट? मॉडिफाइड रिपोर्ट। और मॉडिफाइड रिपोर्ट से फिर फॉलो ऑन रिपोर्ट देना, फॉलो ऑन भी देना जरूरी होता है, ये रिपोर्ट नहीं, फॉलो ऑन भी देना जरूरी होता है कि हमने जो रिव्यू उसको फॉलो ऑन किया है, ठीक है, हमने जो डेफिशिएंसीज थी उनको खत्म किया है 1 साल के अंदर, जिसका पीरियड 6 महीने तक रिड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट रिपोर्ट होती है कौन सी? पीयर रिव्यू रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, रिस्पॉन्स टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, फॉलो ऑन ऑफ प्रोसीजर, और फिर पीयर रिव्यू रिपोर्ट। कभी कभी फॉलो ऑन प्रोसीजर्स पर अलग से भी क्वेश्चन पूछते, पर बहुत सिंपल है कि हमें अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट मिली है, मतलब हमें प्रैक्टिसिंग यूनिट है, हमारी गलतियों को देखा गया है, इसके अंदर लिखा गया है, इसके अंदर मॉडिफाइड रिपोर्ट है, हमने उनको सुधारा है, 1 साल में हमने फॉलो ऑन रिव्यू दिया है, ठीक है, रिप्लाई में, और 6 महीने तक इसको कम कर सकते हैं। लास्ट में पीयर रिव्यू रिपोर्ट ऑन साइड रिपोर्ट होती है। और रिस्पॉन्स टू प्रिलिमिनरी, और प्रिलिमिनरी तो अपन समझ के डेफिशिएंसी है तो 15 दिन में उसका रिप्लाई। तो ये था इसका रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, ये पूरा था पीयर रिव्यू। एक लास्ट बार में थोड़ा थोड़ा सा फटाफट से क्या कर लेती हूँ, इसका रिवीजन करवा देती हूँ। फर्स्ट तो इसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी कंट्रोल को अपने को मेजर करना है, ना कि डेफिशिएंसीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेजर करना है। टेक्निकल एथिकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किए कि नहीं वो देखना है। उसके अंदर आ जाते हैं स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जितने भी स्टेट ड्यूटी कंप्लायंसेस है, लो वगैरह सब। स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू के अंदर सारे कंप्लायंसेस आ जाते हैं कि उसने रजिस्टर मेंटेन किया कि नहीं, स्टाइपेंड का लेके और आर्टिकल असिस्टेंट का लेके, ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर करवाई कि नहीं करवाई है, सारे कंप्लायंसेस किए कि नहीं, प्रोसीजर्स फॉलो किए कि नहीं, वो सब, ठीक है। फिर इसमें आ जाते हैं कि कौन कौन से एरिया एक्सक्लूड किया है। एमडी ETC, M for management representation, D for due diligence, E for expert testifying, C for compilation of financial non-financial informations, और टैक्स रिटर्न्स और रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 साल का लेवल 1 के एंटिटीज का एक्सपीरियंस, अगर लेवल 1 की पेयर रिव्यू करनी है तो साथ में प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। आपको किसी भी लोग के अंदर गिल्टी करार ना दिया जाए, तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स में गिल्टी ना बोले, कॉन्विक्ट ना होने चाहिए आप, साथ में आपको किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कॉन्विक्ट नहीं बोला मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर, और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं चल रहा है, ठीक है। ये सारी भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंडीशंस थी जो मैं बोलना भूल गई थी। फिर आपको जो अगर स्टेप वाइज अप्रोच लगानी है तो ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सेलेक्ट करना है अश्योरेंस एंगेजमेंट को, साइज देखना है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स देखना है, वहाँ की एनवायरमेंट नेचर देखना है। फिर एग्जामिन करना है पॉलिसी प्रोसीजर्स जो किसने लगाए हुए हैं उस प्रैक्टिसिंग यूनिट ने, कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। साथ में आपको ये देखना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेलमेंट, सब्सटेंटिव चेकिंग, कंप्लायंसेस, वो सब आप देखोगे। फिर आपने असेसमेंट करना है इंडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट जो काम कर रही है उसमें इंडिपेंडेंस का असेसमेंट करने के लिए आप ये देखोगे उसने सारे लॉ वगैरह कंप्लाई किए कि नहीं किए, सारे उसने एथिक्स जो कोड ऑफ एथिक्स के प्रोसीजर्स है वो फॉलो किए कि नहीं, स्टैंडर्ड्स में जो लिखा हुआ है उसका फॉलो किया है कि नहीं किया है, वो किस तरह के मेजर्स लगा रहे हैं इंडिपेंडेंस को करने के लिए, ठीक है। और किस तरह से does the peer review periodically review its associations with the clients to ensure the objectivity and independence, integrity, objectivity, independence को बरकरार रखने के लिए वो किस तरह के मेजर्स लगा रहे हैं, कौन प्रैक्टिसिंग यूनिट, ये सब है। फिर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इंस्पेक्शन करना है, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरीज, और फाइनली रिपोर्ट में आ जाता है कि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दे देना आप। फिर 15 दिन में प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अगर डेफिशिएंसी है तो 15 दिन में वो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो आपको रिप्लाई करेंगी कि डेफिशिएंसी तो उसका क्या है। बाद में आपको मॉडिफाई रिपोर्ट देना अगर आपको गलतियां लगती है तो, और 15 फॉलो ऑन रिव्यू भी उसका देना है 1 साल में, किसको, प्रैक्टिसिंग यूनिट को।
दो। यूनिट की मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दिया रिव्यूअर ने और बात खत्म। प्रैक्टिसिंग यूनिट की भी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि वो फॉलो ऑन रिव्यू दो वापस उसको कि हमने वो कंप्लाई किया, फॉलो किया है। आपके इंस्ट्रक्शन को 6 महीने के अंदर भी दे सकते हैं, 1 साल की बजाय, ठीक है। मिनिमम रिड्यूस 6 महीने तक कर सकते हैं। 6 महीने में भी आपने 6 महीने तो लगेंगे ना आपको कंप्लाई करने के लिए, उससे कम टाइम कैसे देते हैं, तो मिनिमम 6 बोला है। फिर इसके अंदर रहता है पीयर रिव्यू रिपोर्ट और लास्ट में ऑन-साइट रिपोर्ट देनी पीयर रिव्यू, ठीक है। ये पूरा अपना पीयर रिव्यू था। थैंक यू वेरी मच।